हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी शुरू होती है हमारी एक राजगढ़ से। राजगढ़ के एक राजा थे, उनके 3 पुत्र थे, तीनों ही बहुत ही अच्छे। पर वो अपने छोटे राजकुमार को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उसको मूर्ख समझते थे। उनकी बात नहीं सुनता या जो भी था वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उनका एक बाग था बहुत ही खूबसूरत। उस बाग में अनेकों प्रकार के फल फूल के पौधे थे। वो बाग उनका जो था सदाबहार था, और राजमहल के प्रांगण में इतना खूबसूरत बाग होना सभी को बहुत पसंद था। उस बाग में उन्होंने बहुत सारे पहरे लगा रखे थे, क्योंकि वहां बाग में एक से बढ़कर के एक फलों के पेड़ थे। सबसे विचित्र एक पेड़ था उनके बाग में, वो था सेब का पेड़। सेब के पेड़ में एक सबसे विशेष बात थी कि वो सुनहरे रंग के सोने जैसे सेब लगते थे। अब उस पेड़ की वो बहुत कड़ी निगरानी रखवाते थे। कई एक पहरेदार लगे हुए थे। हमेशा वो गिनती में रहते थे कि कितने सेब दिख रहे हैं, कितने इधर से दिख रहे हैं, तो सभी उसकी जांच हमेशा होती रहती थी। और राजा को जो है वो सेब का पेड़ बहुत प्रिय था, पसंद थे उसके सेब। वो कतई उसको बर्दाश्त नहीं करते थे कि कुछ भी उसको हो जाए। इसलिए वो वहाँ पे जो है काफी लोगों को उन्होंने निगरानी के लिए लगा रखा था। एक बार ऐसे ही अचानक से जो पहरेदार थे वो रात में सो गए। वहीं कहीं से एक चिड़िया उड़ती हुई आई, या कोई भी ऐसा पता नहीं चला, और एक सेब वहां से गायब हो गया। सुबह जो पहरा दे रहा था उसने सेब गिने, कहा कि अरे ये एक सेब गायब कहाँ से हो गया? कोई चिड़िया तोड़ ले गई या कौन सा पक्षी तोड़ लेगा, पता नहीं चल रहा था। फिर वो राजा को गया, जाकर के दरबार में प्रस्तुत हुआ। कहा, राजा साहब एक सेब वहां से चोरी हो गया। तो राजा बहुत गुस्सा हो गए, कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, आज जो है इसकी निगरानी बढ़ा देते हैं। दूसरे दिन रात में भी फिर एक सेब चोरी हो गया। बहुत बड़ी निगरानी हुई तब भी। अब क्योंकि उस दिन पहले दिन उन्होंने जब दरबारियों के साथ में सलाह करी, मशविरा किया, तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र को भेजा, क्योंकि कहा कि ये भी साथ में निगरानी करेगा। लेकिन फिर एक सेब कम हो गया। दूसरे दिन का दूसरा वाला जो पुत्र था वो निगरानी के लिए गया साथ में। वो भी अचानक से उसी टाइम पे सो गया, और एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और वो सेब चुरा ले गई। अब 2 सेब तो जा चुके थे। अब तीसरे दिन जो तीसरा राजकुमार था वो भी आया कि पिता महाराज, आज जाने के लिए अब मुझे आज्ञा दे दे तो मैं भी चला जाऊं, मैं आज उसकी निगरानी करूंगा। राजा साहब बहुत भड़क गए, बोले इतने समझदार दोनों पुत्र थे तुम्हारे, बड़े भाई और मंझले भाई, वो नहीं कुछ कर सके, तुम क्या कर पाओगे वहां पे? तुम तो कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो। लेकिन राजकुमार नहीं माना, बहुत सारी विनती करने लगा। तो राजा ने कहा चलो, दरबारियों ने भी कहा अरे राजा साहब जाने दीजिए, शायद यही कुछ कर सके। तो वो भी अन्य दरबारियों के साथ, जो पहरेदार थे उनके साथ, वो भी जाकर के उसी पेड़ के पास वो पहरे के लिए खड़ा हो गया। अचानक से जब रात का 12 बजता है, उसी समय एक चिड़िया आती है बहुत सुनहली सी। उसकी भी आंख खुल जाती, जैसे वो सोने लगता कि मैं जागूंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। देर रात में जब वो आधी रात में चिड़िया वो आती फड़फड़ाती हुई पंख, और देखता क्या है, इतनी सुनहली गजब की चिड़िया अच्छी सी। वो उसको देखते ही देखता रह जाता, मंत्रमुग्ध एकदम हो जाता है कि इसको मैं कैसे मारूं। लेकिन जब तक वो इसे सोचता वो बाण चढ़ाता है इसे उसको मारने के लिए, तब तक वो चिड़िया फल तोड़ करके सेब का और उड़ने लगती है। वो तीर तब तक वो चला देता, लेकिन चिड़िया उसकी फड़फड़ा के जब उड़ती चली जाती है, और वहां से उसकी फड़फड़ाहट में उसका एक पंख जो है टूट करके नीचे गिर जाता है। वो राजकुमार जो है अब क्या करे, वो फल तो ले गई, वो पकड़ भी नहीं पाया, लेकिन वो निराश हो जाता है और वो पंख उठा लेता है। सुबह वो पिता महाराज के पास जब जाता है, दिखाता है अन्य दरबारियों के साथ में, जो पहरेदार थे वो भी साथ में होते हैं, कि महाराज उस चिड़िया को तो हम नहीं पकड़ पाए, वो चिड़िया इतनी खूबसूरत थी, उसको मैं देखता रह गया, लेकिन उसका जब मैंने तीर मारा तो वो चिड़िया इतनी तेजी से भागी थी, तो महाराज मैं ये पंख आपके सामने लेकर के आया हूँ। महाराज वो पंख देखते हैं, वो भी देखते रह जाते हैं कि जब ये चिड़िया का पंख इतना खूबसूरत है तो सोचो वह चिड़िया कितनी खूबसूरत होगी। सभी दरबारी भी कहते हाँ महाराज, वाकई में वो तो इतनी खूबसूरत ऐसे ही होगी कि पंख देखने से लग रहा है। अब महाराज की जिद बढ़ जाती कि वह चिड़िया को पकड़ के लाया जाए। अब चिड़िया कहाँ मिलेगी, ये कैसे पता चलेगा? तो बड़ा वाला जो पुत्र होता है उनका, वो कहता है पिता महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसको पकड़ के ढूंढ के लाऊंगा। महाराज जी कहते हैं ठीक है जाओ। वो जाता है जंगल के रास्ते जैसे पहुंचता है, वहां पे उसको एक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी कहती है हाँ राजकुमार, मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो, और तुम्हें अगर चिड़िया चाहिए वो सुनहरी, तो तुम इसी रास्ते पे जाओ, आगे तुम्हें 2 धर्मशाला मिलेंगी। तुम्हें एक बहुत जगमग करती हुई धर्मशाला होगी, और एकदम शांत एक सामने वाली धर्मशाला होगी। तो तुम ऐसा करना, तुम जो जगमगाती हुई धर्मशाला मिले उधर मत जाना, और जो बिल्कुल शांत एकदम अच्छी सी धर्मशाला साफ सुथरी, वहां तुम जाना, जहाँ शोर शराबा ना वहीं रुकना, और उसके बाद में
तुम्हें बताऊंगी। अब वो इतना गुस्सा हो जाता है राजकुमार, तीर चढ़ाता है उस पे, कहता है उसको मारने के लिए। तो वो लोमड़ी कहती है मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हें सही सलाह दे रही हूँ। तो वो कहती, बहुत देर उससे बात करती है लेकिन वो नहीं मानता, कहता है भाग जा यहाँ से, तू मुझे सलाह देने आई है, मैं तेरी कोई सलाह नहीं मानूंगा। और वो तीर चढ़ा देता है ऐसे ऊपर, सर्कस से निकाल करके मारने दौड़ता है। मारने जब दौड़ता है तब तक वो जो बताती सलाह, वो कहता है मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं, और वो तीर चला देता है। लेकिन वो लोमड़ी चालाक होती है, वो छिप जाती है और तीर उसको नहीं लगता। उसके बाद वो वहां से चला जाता है, राजकुमार चला जाता है। वाकई में उसको थोड़ी दूर जब जाता है, चलते चलते पहुंचता जा करके, उसको वाकई में वही धर्मशाला मिलती है दोनों। और वो क्या करता है, जैसे लोमड़ी ने बताया होता है कि तुम बिल्कुल शांत वाली धर्मशाला में जाना, लेकिन वो उसके अपोजिट वो चला जाता है जिसमें खूब शोर शराबा हो रहा होता है, खूब जगमग कर रही होती धर्मशाला, उसी के अंदर वो चला जाता है। वहाँ पे बहुत अच्छे बाजे बज रहे थे वहाँ पे, और बढ़िया नाच वाच का प्रोग्राम था, जो भी था अंदर बहुत सारी चीजें हो रही थी। वो जा करके उसी में रम जाता है और वहीं रह जाता है, भूल जाता है वो किस लिए वहां पे आया था, किस चीज की तलाश में था। और जब महाराज जी रास्ता देखते हैं कि बहुत दिन बीत गए अभी नहीं आया राजकुमार, तब तक वो मंझला वाला राजकुमार कहता है महाराज जी से, महाराज पिता हमको आज्ञा दीजिए, मैं भी जा करके देखूं मेरा भाई कहाँ गया चिड़िया की तलाश में, मैं भी तलाशूं। तो महाराज जी उसको भी आज्ञा दे देते हैं। जैसे वो निकलता है वैसे ही उसको भी वही लोमड़ी मिलती है कि तो वो लोमड़ी बोलने लगती है, उससे बात करने लगती है। तो राजकुमार वो भी ऐसे ही तीर उठाता है, मारने चलता, लेकिन वो उससे भी बच जाती है। और जो जो उस लोमड़ी ने उसको बताया होता है उसी की तरह से वो भी वहीं पहुंचता है जाकर के धर्मशाला में। और अपने भाई के जैसे वो भी जो है, जो शांत धर्मशाला होती है उसमें नहीं जाता है, जो जगमगाती हुई मिलती है उसे बहुत शोर शराबे वाली, वो भी उसी में जाता है। और ठीक अपने भाई की तरीके से वो भी जुआ शराब में लिप्त होकर के वहीं पे रुक जाता है। वो भूल जाता है कि वो किस लिए आया हुआ है, वहीं पे वो नाच गाना देखता है और आराम से रहना शुरू कर देता है। अब जब काफी दिन बीतते हैं, फिर महाराज को चिंता होती है कि देखो दोनों पुत्र मारे गए थे और उनको कुछ भी नहीं मिला, ना ही वो वापिस आए, मुझे कुछ पता भी नहीं कि वो कहाँ है। अब जो छोटा वाला राजकुमार होता है वो कहता, पिता महाराज यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपने दोनों भाइयों को भी ढूंढ के लाऊंगा और मैं उस सोने की चिड़िया के बारे में भी पता करूंगा, हो सकेगा तो मैं उसको भी साथ में लेके आऊंगा। महाराज जी चिढ़ जाते हैं, कहते हैं जब दोनों भाई तुमसे होशियार और अच्छे थे वो नहीं कुछ कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे। लेकिन अब राजकुमार जिद करता है, तो पिता महाराज कहते हैं चलो अच्छा ठीक है, उसको जाने देते हैं। जैसे ही वो उसी रास्ते पे पहुंचता है जहाँ पे जंगल शुरू होता है, वो लोमड़ी उसके सामने रास्ते में आ जाती है। उसको भी उसी तरीके से कहती है, राजकुमार मुझे पता है कि तुम कहाँ जाओगे और तुम सोने की चिड़िया की तलाश में निकले हो। अब राजकुमार ऐसे दिखने लगता है कि अच्छा, वो उसके हाथ में जो भी हथियार थे, जो भी तीर कमान था, उसने कुछ नहीं उसे करा, उसकी ध्यान पूर्वक ऐसे करके बात सुनने लगा। अच्छा तुम्हें पता है कि मैं किस लिए आया हूँ। तो वो बताती है कि हाँ मुझे सब पता है तुम किस लिए आए हो, तुम सोने की चिड़िया की तलाश में आए हो ना, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। देखो तुमने मुझसे तीर भी नहीं चलाया तुमने उससे से, और उसको आराम से रख भी दिया धनुष बाण अपना, और मेरी बात भी अच्छे से सुन रहे हो। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे ईमानदार लड़के हो, जो और अभी राजकुमार आए थे वो तुम्हारे जैसे नहीं थे। तो वो ध्यानपूर्वक सुनने लगता है बात। तो वो बताती है कि तुम जब यहाँ से जाओगे काफी दूरी पे, वहां पे मिलेंगी तुम्हें 2 धर्मशाला, उसमें तुम एक में रुकना और एक में ना रुकना। जो जगमगाती धर्मशाला उसको छोड़ देना, जो बिल्कुल शांत हो वहीं रुकना, वहीं से तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा, आगे चल करके वो रास्ता हम तुम्हें बताएंगे। तो कहता है कि ठीक है। वो जब बात मान लेता, उसको मारता भी नहीं है। तो लोमड़ी बहुत खुश हो जाती है कि तुम बहुत अच्छे राजकुमार हो, चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो कहता तुम मेरी क्या मदद करोगी। तो देखता क्या है, एकदम से उसका लोमड़ी का आका कहता कि देखते जाओ कि हम क्या करते हैं। लोमड़ी जो है बहुत बड़ी सी हो जाती है, कहती तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ मेरी पूंछ के पास, और मेरी पूंछ पकड़ लेना, हम तुम्हें पहुंचा देंगे वहीं पे धर्मशाला के पास। अब वो भाई बैठ जाता है और लोमड़ी जो होती है रहस्यमय तरीके से काफी बड़ी हो जाती है, वो देखते ही रह जाता है, उसकी पीठ पे सवार हो जाता है पूंछ पकड़ के, और वो वहीं पे धर्मशाला के पास पहुंचा देती है। लेकिन राजकुमार जो है वहां पे रुकता है उसी धर्मशाला में जहाँ पे उसे रुकना होता है, शांत वाली धर्मशाला। और सुबह जब होती है, लोमड़ी तो उसको छोड़ के चली जाती है, निकलते हैं वहां से धर्मशाला के बाहर, और धीरे धीरे चल देता है। जब चल देता है, मन ही मन सोच रहा होता है लोमड़ी कितनी अच्छी थी, देखो मुझे अच्छी बात बताई और मैं यहाँ पे आकर के आराम से रुका। जब वो चल देता है
तो लोमड़ी कहीं से फिर रास्ते में उसको मिल जाती है, कहती देखो तुमने मेरी बात मानी और तुम बहुत अच्छे राजकुमार हो, चलो मैं तुम्हें आगे का पता बताती हूँ। और वो बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक किला है, वहाँ पे तुम्हें सोने की चिड़िया मिलेगी। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा तो दूंगी, लेकिन तुम्हें एक मेरी शर्त माननी होगी। तो राजकुमार कहता ठीक है बताओ। और वहाँ पे वो जा करके बताना शुरू करती है कि मैं तुमको ले चलूंगी वहाँ पे जो पहरेदार होंगे किले के सामने, वो सो रहे होंगे और किले के अंदर एक पिंजरा रखा हुआ है बिल्कुल सोने जैसा, और उसके ठीक बगल में एक पिंजरा है लकड़ी का। लकड़ी की जो पिंजरा है उसमें वो है चिड़िया कैद है, और तुमको उसको आराम से उठा लेना पिंजरे को और लेकर के चले आना। भूल से भी उस सोने के पिंजरे में उस चिड़िया को मत रखने की कोशिश करना, नहीं तो तुम बुरे फंसोगे। तो राजकुमार कहता ठीक है। फिर वो राजकुमारी को जो है अपनी पीठ पे फिर बिठाती है और वही किले के बाहर उतार देती है। राजकुमार को याद रहता है कि उसने क्या बताया, लेकिन जब वो देखता है वहां पे द्वार पे जाकर के किले के कि वाकई में तो पहरेदार सो रहे, लोमड़ी ने बिल्कुल सही कहा था। वो दंदनाते हुए अंदर चला जाता है, वहां पे सब सन्नाटा पड़ा हुआ, चिड़िया बैठी हुई है अपने पिंजरे में। वो देखता है वहीं पे उसके बाग के टूटे हुए जो है 3 सेब भी रखे हुए हैं तोड़े हुए, और वहीं पे चिड़िया भी है। वो सब माजरा समझ आता कि यही चिड़िया हमारे बाग से सेब चुरा के लाई है। वो उसको उठाता ही है। सहसा उसकी नजर पड़ती है कि वो सोने का पिंजरा रखा है। सोने का पिंजरा देखते ही उसकी नीयत हो जाती है, सोचता है कि अरे इतनी सुंदर चिड़िया, इसको लकड़ी के पिंजरे में क्यों रखे। ला उसका वो दरवाजा खोलता है, उसको निकाल करके उसके अंदर रख देता है सोने के पिंजरे। जैसे ही वो सोने की चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखता है, ची 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 वो चिल्लाना शुरू कर देती। उसके शोर से सारे पहरेदार, राजमहल को जितना उसके किले के अंदर सब होता है, सब कुनबा उठ जाता है। अब उसको पकड़ करके पहरेदार जो हैं ले जाते हैं राजा के पास। राजा जो है बड़ा क्रोध में भर के बैठता कि इसको फांसी की सजा सुना दो, इसने हमारी चिड़िया को चुराने की कोशिश की है। अब वो थर-थर कांपने लगता है कि क्या करें। अब वो बहुत परेशान, बहुत महाराज इससे अनुनय विनय करने लगता है। तो महाराज कहते हैं तुम्हारी सजा तो कम हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। अब वो कहता ठीक है महाराज बताइए क्या काम करना होगा। तो महाराज जी कहते हैं देखो तुम्हें जो है हम सजा से मुक्त तभी कर सकते हैं, तुम जाकर के मुझे एक जो बाहर एक किला है, हमें नहीं पता वो कहाँ है, उसको जो है तुम्हें वहां से सोने का घोड़ा ला करके दो। अब वो सोचने लगता सोने का घोड़ा। अब वो बहुत परेशान, उसको छोड़ तो देते हैं, लेकिन अब चिड़िया जब उसके पास नहीं तो उसका छोड़ना मतलब ही नहीं कोई। वो फिर उदास उदास बाहर आता है। अब बाहर आ करके देखता क्या है, वही लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। अब लोमड़ी को देखते ही वो बहुत उदास हो जाता। तो लोमड़ी कहती भुगतना पड़ा ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जो है आराम से चिड़िया को लेके आना, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही। खैर उसने कहा कि इस बार मुझे माफ कर दो और अगली बार हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। तो उसने कहा ठीक है जब तुम माफी मांग रहे हो चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम क्योंकि अच्छे हो। और वो लेकर के उसको कहती है कि तुम मेरी पीठ पे फिर सवार हो जाओ, और वो अपना आकार बड़ा कर लेती है, पूंछ बढ़ा लेती है। देखते देखते उसकी पूंछ बड़ी हो जाती है, वो उसी पे बैठ जाता है। वो कहती है चलो मैं तुम्हें जहाँ पे सोने का घोड़ा मिलेगा मैं तुम्हें वहां पहुंचा देती हूँ, और लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। उसने कहा ठीक है बता दो मुझे। उसने कहा तुम जाओगी अंदर उस महल में, जो सोने का महल है वहां जाओगे, तुम्हें सोने का घोड़ा तो मिलेगा, लेकिन उस सोने के घोड़े के पास में वहां भी सब सोते हुए तुमको मिलेंगे। तुम वहां पे उस घोड़े को खोल लेना और उसकी पीठ पे लकड़ी की जो होती है जीन वो रख लेना, और सुनहली जीन को मत रखना क्योंकि उससे तुम्हें खतरा है। तो वो चला जाता है अंदर, वहीं पे द्वार पे उसकी छोड़ देती है। किले के अंदर जाता है, जैसा कि उसने बताया था सभी दरबारी और सब पहरेदार सो रहे होंगे। जा करके देखता है खूब बढ़िया सा सुनहला घोड़ा वहां पे है वो, और उसको वो लेकर के निकालता है। उसको जहाँ से वो बंधा होता है वहां से निकाल करके अलग लेके आता है। खूब सारी जीन टंगी हुई है, वो लकड़ी की जीन को छोड़ देता है, सोने की जीन को उठा लेता है। भूल जाता है, उसको उसकी बात याद नहीं रहती। उठा करके उसकी पीठ पे जैसे ही वो जीन रखता है सोने की, वैसे ही वो बहुत तेज से हिलाने लगता है। सारे पहरेदार जग जाते हैं, सारे सब कुछ हो जाता है। अब वो करे तो क्या करे। फिर महाराज जी के पास वो पेश होता है, जाकर के सभी दरबारी वहाँ बैठे होते हैं, पहरेदार उसको पकड़ के ले जाते हैं। महाराज जी भी फिर उसको ऐसी सजा सुनाते हैं। वो फिर परेशान कि अब क्या करे। वो फिर उनसे विनती चिरौरी करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं ये करके आया था इसकी तलाश में, चिड़िया की तलाश में, ऐसे ऐसे हो गया। तो उसने कहा कुछ नहीं, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो जब बहुत हाथ पैर जोड़ता है तो उसको राजा कहते हैं ठीक है तुम मुझे एक राजकुमारी है बहुत ही दूर यहाँ पे
बहुत बड़ा राजमहल है, वहां से एक राजकुमारी है, उसको तुम मुझे ला करके दो, तभी हम तुमको छोड़ेंगे। वो राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत है, उसकी चर्चा मैंने बहुत सुन रखी है। अब वो फिर हताश परेशान फिर बाहर आता है, किले के बाहर। जब आता है तो उसको वही लोमड़ी फिर मिलती है। रास्ते में चला जा रहा होता तो वो कहने लगता है कि पता नहीं कहाँ से ये लोमड़ी मुझे मिल जाती है, मेरी मदद करने आ जाती है। मैं हर बार भूल जाता हूँ कि इसने मुझे इतनी शर्तें बताती है, फिर भी मैं भूल जाता हूँ। फिर वो उससे विनती करता है कि भाई इस बार मुझे माफ करो, अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा इसे। तो अब फिर वो क्या करे, कहती चलो ठीक है, तुमने मेरी इतनी बात रखी, अब तुम्हारी बात तो मानेंगे ही। और उसको बैठा लेते अपनी पीठ पे, कहती यहाँ से जहां मैं तुम्हें ले चलूंगी, जिस राजमहल में, वहां की मुझे जो भी जानकारी हम तुम्हें बता रहे हैं, और तुम उस चीजों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, तभी वहां पे तुम अंदर जाना, नहीं तो फिर तुम पकड़ जाओगे, फिर मैं तुम्हारी कोई मदद, इस बार तो मैं कह रही हूँ लेकिन अगली बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। राजकुमार बहुत ध्यानपूर्वक बातें सुनता है। वो जैसे ही वहां पे पहुंचती राजमहल के दरवाजे पे, वहीं पे उसको उतारती है और कहती है कि सुनो, सबसे बड़ी शर्त है ये, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, चाहे जैसा भी कुछ भी कर बैठो तुम। तो कहता ठीक है, मुझे बता दो क्या करना है। तो कहती है तुम यहाँ पे जाओ अंदर, और अंदर एक बहुत बड़ा सा तालाब है, वहां पे जो है यहाँ की राजकुमारी आएगी निकल करके नहाने के लिए। तुम यहाँ पेड़ के पास छुपे बैठे रहना, शाम के समय वो निकलेगी राजमहल से बाहर, किनारे पे ये तालाब है, वहां पे पहरेदार वगैरह सब होंगे, लेकिन वो कोई नहीं वहां पे आएंगे, सिर्फ राजकुमारी स्नान करने के लिए आती है और उसके बाद वो वहां से चली जाती। जैसे ही राजकुमारी यहाँ पे तालाब में उतरने की कोशिश करे, वैसे ही जाकर के तुम उसका हाथ पकड़ लेना, और जब तुम उसका हाथ पकड़ लोगे तो वो तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगी। नहीं तो अगर वो तुमसे विनती करेगी कि मुझे राजमहल में जाने दो और मैं होकर के आ जाऊं, तो तुम उसे जाने मत देना। अगर वो गई तो तुम फंस जाओगे, तुम फिर वापस नहीं आ पाओगे, और मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं करूंगी। अब वो कहने लगा ठीक है, हम जाते हैं, और भी इस बार तो हम बिल्कुल पक्का सब चीजें याद रखेंगे। वैसे ही जैसे लोमड़ी ने बताया था, राजकुमार ने ठीक वैसे ही किया। वो वहां पे जा करके वहीं पे छिप करके पेड़ के पास बैठ गया किले के बाहर जो था। अंदर तो वो जाना नहीं था उसने। अब वो राजकुमारी आती है, थोड़ी देर इंतजार करते करते शाम जब उसकी होती है जैसे ही, तो आती है तालाब के पास अपनी सखियों के साथ। वो जा करके उस राजकुमारी का हाथ चुपके से पकड़ लेता है। अब राजकुमारी जैसे वो हाथ पकड़ लेता, राजकुमार था ही इतना खूबसूरत, देख करके वो भी मोहित हो जाती, कहती ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने को राजी हैं। अब जो वो राजी हो जाती है, तभी जो है वो वहां पे कहने लगता है कि चलो मेरे साथ। जब चलो मेरे साथ कहती तो फिर रोने लगती है, कहती कि मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं अपने माता पिता से तो मिलाऊं। अब वो माता पिता से जब मिलने की बात करती है तो बहुत ज्यादा उसको दुख होने लगता है कि ये रो रही है, इतनी सुंदर राजकुमारी, इसको रोते देखते उसको पसंद नहीं था। उसने कहा ठीक है जाओ। और जैसे ही वो राजमहल में पैर रखती है जाने के लिए अंदर दरवाजे पे, वैसे ही सारे पहरेदार जग जाते हैं, सभी लोग जितने भी लोग होते हैं सब चहल पहल होने लगती है। अब पहरेदार उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि तुम जो है अब यहाँ तुम फंस चुके हो, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। अब राजकुमार हैरान परेशान दरबार में पेश होता है। दरबार में जब पेश होता है, उसको के वहाँ के महाराज तुरंत सीधे फांसी की सजा सुना देते हैं। महाराज के सामने वो बहुत गिड़गिड़ाता है कि ये वो सब बताता है अपनी पूरी वृत्तांत, लेकिन वो नहीं सुनते। कहते हैं तुमने ये नियम तोड़ा है, तुमने राजकुमारी का हाथ पकड़ा, ये किया है वो किया, सब बताते हैं, और अब तुम्हें फांसी की सजा तो भुगतनी होगी। तो जब फिर से वो वही विनती करता है तो महाराज जी को थोड़ा तरस आ जाता है। महाराज जी कहते हैं देखो, तुम्हें एक शर्त पे छोड़ सकते हैं, हमारे राजमहल के ठीक सामने ये जो पहाड़ है इसकी खूबसूरती खराब करता है, अगर तुम इसको 7 दिन के अंदर खोद के हटा दो इस पहाड़ को, मेरा राजमहल बिल्कुल दरवाजा साफ साफ दिखना चाहिए दूर से, तभी तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। इतना बड़ा पहाड़, और कहाँ वो राजकुमार इतना कोमल कैसे कर सकता था, लेकिन बेचारा मन मार के कुदाली लेकर के पहुंच जाता है। वो पहाड़ की तरफ ऐसे देखता है, कुदाली देखता है, फिर पहाड़ देखता है, खोदना शुरू कर देता है। अगर वो खोद सकता तो ठीक, नहीं खोद सकता तो भी ठीक, उसे तो वही करना था। वो कुदाली लेकर के खोदना शुरू कर देता है। 7 दिन उसको खोदना था, 6 दिन हो जाते हैं, नहीं खोद पाता है। अभी एक टुकड़ा ही खोद पाया था। वो बैठा बैठा बहुत परेशान था, सोचने लगा काश वो लोमड़ी होती तो मेरी बहुत मदद करती। इस तरह से वो माथे पे ऐसे हाथ रख के सोच रहा होता। वैसे उसको पास में ऐसे दिखाई पड़ता, अरे कुछ नरम नरम सा लग रहा, देखता क्या लोमड़ी की पूंछ। तो वो बहुत खुश हो जाता, अरे लोमड़ी तुम कहाँ थी, तुम आ गई। अब लोमड़ी कहती आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने तुमको परेशान देखा तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कि क्या तुम पे बीत रही।
तो वो सारी बात बताता है। जब बताता है तो लोमड़ी कहती ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, आइंदा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, और ये कुदाली मुझे दे दो और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, और तुम आराम कर लो, सो जाओ। और राजकुमार सो जाता है। जैसे राजकुमार सो जाता है, वो जो होती है लोमड़ी, वो पता नहीं कैसी जादुई लोमड़ी होती है, वो पल में झपकते ही सारा वहां से पूरा पहाड़ गायब कर देती। पूरा पहाड़ वहां से खोद के हट गया। अब महाराज भी अंदर से बड़ा खुश देख रहे हैं कि अरे ये क्या नजारा, ये तो साफ साफ सब खूबसूरत सब दिखने लगा है। अब महाराज जी उसको जो है, जब अंदर जाता है वो राजमहल में, सजा से माफ तो कर ही चुके थे, फिर उन्होंने उसी जो राजकुमारी थी उससे उसकी शादी करवा दी और उसको वहां से भेज दिया। वो राजकुमारी को लेकर के जब आता है, रास्ते में लोमड़ी मिलती है। जब लोमड़ी मिलती है तो वो कहता है कि अब तो मुझे जाना है वहाँ, तो उसको ले करके राजकुमारी को वहाँ, तो लोमड़ी कहती है तुमको मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, तुम्हें ऐसा ही करना है। अब राजकुमारी को तुम्हें उस घोड़े वाले राजा को देना नहीं है, तुम्हें वहां से घोड़ा लेना है, इसको लेके तो जाना है, लेकिन तुम पहले उनसे घोड़ा लेना, और घोड़े से जब वहां से निकलने लगना बाहर दरवाजे की तरफ, उसके बाद तुम ठीक जल्दी से राजकुमारी का हाथ पकड़ करके उस पर बिठा लेना और घोड़े को एड़ लगा देना। वो घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है कि कोई भी दरबारी या कोई भी उनका सैनिक पकड़ नहीं पाएगा उसको। इस तरह से तुमको राजकुमारी भी मिल जाएगी और तुम्हें घोड़ा भी मिल जाएगा। भाई राजकुमारी को तो तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि राजकुमारी की शादी तो तुम्हारे साथ हुई है। तो अब राजकुमार जो है उसकी बात मानता है, सीधे चला आता है लेकर के। चला आता ठीक वैसे ही करता है जैसे लोमड़ी ने उसे बताया था। वो घोड़ा ले करके और राजकुमारी को हाथ पकड़ के उस पर बिठा लेता है, सीधे चला आता है बाहर। चला आता है, उसके बाद फिर उसे लोमड़ी मिलती है, कहती इस बारी तुम्हें ऐसे करना है, तुम वहां पे राजमहल में अंदर जाओ और राजकुमारी को बिठाए रखना उस पे घोड़े पे, और उस पिंजड़े को राजमहल में जाने के बाद कहना कि अब मुझे चिड़िया दे दीजिए, मैं तुम्हारा घोड़ा वापिस कर दूंगा, मैं ले आया हूँ। इस तरह से तुम पिंजरा लेना और घोड़े को एड़ लगाना और बाहर आराम से आ जाओगे, घोड़े को कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। अब जैसे उसने बताया था कि राजकुमारी को लेके जाओगे और घोड़े को दोगे तभी तो वो चिड़िया का पिंजरा देगा, तो उसने घोड़े को दे दिया और राजकुमारी को आगे बिठाया और चलते बना। महाराज जब तक समझते कि क्या करें तब तक वो घोड़ा, राजकुमारी और पिंजरा उनके हाथ से लेकर के सीधे बाहर आ गया। जब बाहर आ गया फिर वो जंगल में जाकर के फिर उसको लोमड़ी मिली। उसने कहा कि अरे वाह, तुम तो फिर मुझे मिल गई। कहा कि हाँ, मैं तुमसे लास्ट टाइम मिलना चाहती थी कि मैं तुम्हें देख सकूं। तो अब वो राजकुमार कहता भाई मैं भी मिलना चाहता, क्योंकि तुमने इतने उपकार किए मेरे पे, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भूल ही नहीं सकता। तो बताओ तुम्हारे उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं। तो उसने कहा अगर तुम चुकाना ही चाहते हो बदला तो मुझे तुम एक तीर मार दो और मैं मर जाऊं। तो उसने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता, मैं तुम्हें मार दूं, तुमने इतना मुझ पे एहसान किया, मैं तो तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। और राजकुमारी भी कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो। इस तरह से दोनों लोग जो है उससे कहते हैं बार बार। तो लोमड़ी कहती ठीक है, कोई बात नहीं मारोगे, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार कुछ बताना चाहती हूँ, तुम इसको पूरी तरीके से मानना। तो वो कहता ठीक है बताओ भाई। कहता तुम जा तो रहे हो दोनों लोग यहाँ से, जाने के बाद तुम यहाँ से कहीं भी रुकना नहीं। अगर रुकना तो जो तुम्हारे पास रुपया पैसा या जो भी कुछ है उससे तुम किसी की मदद मत करना। अगर किसी को फांसी लगने वाली हो तो बिल्कुल भी मदद मत करना, और उसके बाद में किसी कुएं पे तो बिल्कुल मत बैठना तुम, और सीधे अपने राजमहल में पहुंचो जा करके जहां से तुम आए हो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि लोमड़ी भी खूब है, ये हमको कहाँ किसी की मदद करनी, हमको तो सीधे अपने राजमहल अपने घर पहुंचना है। लेकिन क्या होता है, ये जब जाते हैं वहां से रास्ते में उनको फिर वही धर्मशाला मिलती है, क्योंकि जाना तो उसी रास्ते से था। उसी धर्मशाला में जब वहां पे पहुंचते हैं तो देखते क्या है, बाहर जो है धर्मशाला के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी, किसी को फांसी दी जा रही। अब दोनों हैरान से ऐसे ऐसे देखने लगे एक दूसरे की तरफ। जब वो वहां पे पहुंचते तो देखते क्या, जिनको फांसी लग रही थी वो उनके भाई ही थे राजकुमार के। अब उससे रहा नहीं गया तो पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों इन लोगों को फांसी दी जा रही है। तो भाई वो सब जितने लोग थे वहां के लोग, सराय के लोग, धर्मशाला के, वो बताने लगते हैं कि इन लोगों ने बहुत सारी शराब पी, जुआ खेला, कर्जे लिए हैं, अब ये कर्जा मेरा दे नहीं रहे, इसीलिए इनको फांसी दी जा रही है। तो पूछता है कितने पैसे हैं तुम्हारे कर्जे के। तो लोग बताते हैं। तो क्या करता है, वो अपने पास से वो पूरे पैसे उन लोगों के भर देता है कर्जे को, और कहता है इन लोगों को छोड़ दो। जब छोड़ देते हैं तो भाई उनके पास आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि भाई देखो, छोटा वाला भाई कहता है, राजकुमार जो होता है कहता है देखो भाई, मैं पिंजरा भी ले आया सोने की चिड़िया का, और मैं घोड़ा भी लाया हूँ सुनहरा, और ये देखो राजकुमारी को भी लेकर के आया हूँ। सब तीनों भाई मिल जाते हैं, आपस में खुश होते हैं। लेकिन वो पता नहीं क्या अंदर ही अंदर दोनों भाई सलाह करते हैं, नहीं पता। वो जाकर के दोनों सलाह मशवरा करके उससे छोटे राजकुमार से कहते हैं, राजकुमार चलो अब हम लोग सब चल ही रहे हैं घर,
तो चलो कहीं बैठ करके कुएं के पास पानी पीते हैं, मीठा मीठा पानी, उसके बाद थोड़ा सुस्ता लेते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि तुम भी आए हो तो थक गए हो। तो राजकुमार बात मान लेता है। बात मान लेता, दोनों कुएं की जगत पे बैठ करके ऐसे ही बातचीत कर लेते, पानी निकालते हैं, पीते हैं लाया हुआ साथ में, और वहीं पे सुस्ताने लगते हैं। जब वो देखते हैं बैठा हुआ है राजकुमार आराम से, और वो दोनों मिल करके उसको धक्का दे देते हैं, उस छोटे राजकुमार को वो कुएं के अंदर धकेल देते हैं, धक्का दे देते हैं, वो गिर जाता है। और वो क्या करते हैं दोनों राजकुमार, उस राजकुमारी को और पिंजड़ा और घोड़ा लेकर के राजमहल चले आते हैं। राजमहल में जब आते हैं तो पिता महाराज देखते हैं कि अरे वाह, ये तो मेरे दोनों राजकुमार आ गए हैं आराम से। और खूब खुशियां राजमहल में मनाई जाती है कि देखो सोने की चिड़िया भी आई है, पिंजड़ा भी आया है, घोड़ा भी आया है, राजकुमारी भी आए हैं। सब लोग बहुत खुशी मनाते हैं, राजमहल में खुशी का माहौल हो जाता है और राज्य में भी हो जाता है खुशी का माहौल। लेकिन ये क्या, जो राजकुमारी है वो तो रो रही है, वो तो किसी से बात भी नहीं कर रही, और चिड़िया भी नहीं चहचहा रही है, और ना ही वो घोड़ा ही नहीं नहा रहा, बिल्कुल भी ना दाना पानी किसी ने सब बंद कर रखा, कोई नहीं कुछ कर रहा। कुछ दिन ऐसे ही जब बीतते हैं, वहाँ उसका बहुत बुरा हाल, राजकुमार कुएं के अंदर, वो सोच रहा है, उसमें पानी थोड़ा था लेकिन गहरा बहुत था। वो वहीं पे रोने लगता है, कहता है मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ किए, किराए पे पानी फिर गया, और काश वो लोमड़ी की बात मैंने मान ली होती, अगर वो होती तो जरूर मुझे बचाती। थोड़ी देर में देखते क्या है, वो जमीन के ऊपर ऐसे दिखता है, अरे ये तो लोमड़ी बैठी है। वो कहती है मैंने कहा था तुम मेरी बात मानो, तुम मेरी हर बात जो है काट देते हो। तो फिर बहुत विनती करता उससे कि अभी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ये वो करके फिर वो लोमड़ी मान जाती है और कहती है ठीक है मैं अपनी पूंछ बड़ी कर रही हूँ, तुम इसको पकड़ करके ऊपर आ जाओ। अब वो पूंछ पकड़ के ऊपर आता है, और वहां पे जब बाहर निकल करके उससे बहुत खुश होता है, उसको भी, लोमड़ी को भी बहुत धन्यवाद करता है। अब लोमड़ी कहती है ठीक है अब जाओ और वहां पे देखो जाकर के कि क्या हो रहा है। अब अपने घर वो आता है वापस, लेकिन ये क्या, वहां पे वो भिखारी रास्ते में उसको मिलता है। वो क्या सोचता है, उस भिखारी को अपने अच्छे वाले कपड़े दे देता है जो राजा वाले वो पहने होता राजकुमारों वाले, और उस भिखारी के जो गंदे कपड़े होता है उसको पहन लेता, अपनी वेशभूषा छिपा लेता है, पहन लेता है और राजमहल में अपने आ जाता है। जब आता है तो ये क्या, जैसे ही वो राजमहल में प्रवेश करता है वैसे ही वो घोड़ा ही निनाने लगता है, चिड़िया भी चहचहाने लगती है और राजकुमारी भी खुश हो जाती है। जब ये महाराज देखते हैं कि ये क्या हुआ है, तो चमत्कार हो गया, ये सब इतने खुश क्यों हैं और ये भिखारी कौन खड़ा है। तो वो राजकुमारी से जब पूछते हैं कि राजकुमारी इतने दिन से तुम बिल्कुल उदास थी, आज क्यों इतना खुश हो, तो कहती है कि मैंने तो आपको पूरी कहानी पहले ही बताई थी कि ये लोग जो हैं झूठे मक्कार हैं, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। आपके जो दोनों बेटे हैं इन्होंने मुझे धोखे से यहाँ पे ले आए हैं, इसका असली हकदार तो आपका जो है छोटा पुत्र है। तो वो कहते मेरा छोटा पुत्र तो है ही नहीं सामने। तो लेकिन वो जो है वो कहने लगते हैं सब कि नहीं, अब वो भिखारी के बेस में सामने जो होता है राजकुमार, वो लोग बहुत मना करते हैं, लेकिन वो फिर सामने से जो है उसको देखते हैं कि ये भिखारी है। मगर वो राजकुमारी कहती नहीं, यही तुम्हारा छोटा राजकुमार है, और जाकर के वो उसको वहां पे लाते हैं। तो देखते क्या है, वाकई में राजा भी अपने पुत्र को पहचान लेते। जब पहचान लेते हैं तो अब राजकुमार को जो है सामने लाते हैं, उसके कपड़े बदलवाते हैं, और वो भी सारी बातें बताता है अपने पिता महाराज से कि पिता महाराज ये हमारे साथ हुआ है। अब पिता महाराज के क्रोध का वारा पार नहीं रहता, दोनों ही पुत्रों को बुला करके सजा देते हैं और उस राजकुमार की और उस राजकुमारी की शादी बड़े धूमधाम से करवा देते हैं। शादी होने के बाद में उसको आता है लोमड़ी का ख्याल। दोनों राजकुमार और राजकुमारी जाते हैं जंगल में फिर देखने के लिए, काफी ढूंढते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, सब ढूंढते हैं, लेकिन क्या होता है, लोमड़ी उसको नहीं मिलती। मिलती क्या है, बहुत उदासी एक पेड़ के खोखल में बैठी हुई है। जब देखते हैं उसको तो राजकुमार कहता तुम यहाँ छुपी बैठी हो, मुझे तुम्हें बहुत ढूंढ रहे थे। तो कहने की क्यों क्या बात है, वो भी खुश हो जाती कि तुम मुझसे मिलने आए हो। तो वो कहता है कि तुम चलो मेरे महाराज के बाग में रहो जाके, पिता महाराज के बाग में बहुत अच्छी व्यवस्था, अब तुमको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। तो वो लोमड़ी कहती नहीं तुम लोग जाओ, हमको तो यहीं जंगल में ही रहना है, अगर तुम मुझे मुक्ति करना चाहते हो हर चीज से तो मुझे तुम मार दो। तो तीर चला करके, तो राजकुमार कहता है कि नहीं, हम तुम्हें मार कैसे सकते हैं, तुमने तो मेरा इतना सब कुछ किया है। तो वो बताती है लोमड़ी कि मुझे जो एक जादूगर ने लोमड़ी जादू से बना दिया था, मैं तुम्हारी जो पत्नी बनी है राजकुमारी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तो कहता ठीक है। फिर वो तीर चलाता है, वैसे ही वो उसका जो मर जाती है लोमड़ी, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है राजकुमार की उसमें, और दोनों भाई बहन मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। राजकुमार अपने पिता महाराज के महल चला जाता है और वो दोनों अपने महल में चले आते हैं। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।